हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए 40 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज डेट 22 है। ये हमारा टोटल 25 डेज का प्लान था, जिसमें हम आपको 40 क्वेश्चंस डेली देते हैं, 20 मैथ के, 10 फिजिक्स एंड 10 केमिस्ट्री के। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। कह रहे हैं 13/3125 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसके लिए कि दशमलव प्रसार कितने, मतलब ये आपका जो प्रसार है दशमलव के कितने अंकों बाद इस समाप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो भी आपका हर होता है इसके फैक्टर करने होंगे। ठीक है, 3125 इसके फैक्टर करिए, 5 से काटेंगे तो आएगा 531, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, ये आएगा 125 और ये आएगा 25 एंड ये आएगा 5। तो 5 टू द पावर 5 आया ना आपकी गुणन फैक्टर। ठीक है, तो देखो ये आपको दशमलव प्रसार शांत आएगा, इसकी ये बात कौन बताता है? 5 इंटू टू दी पावर, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है और 2 की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो कितने दशमलव के कितने अंकों बाद तक जाएगा, ये बात बताता है एक्स और वाई में जो भी पावर बड़ी होगी, जो भी पावर बड़ी होगी। ठीक है, एक्स बड़ा है तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा, एक्स स्थान तक जाएगा। वहीं अगर वाई बड़ा है तो वाई स्थान तक जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ 2 की पावर तो 0 है, समझ रहे हैं ना, तो 5 की पावर 5 है, यानी कि यहाँ पर इस समय एक्स बड़ा है, ये बोल सकते हो ना। तो एक्स बड़ा है तो ये 5 टाइम्स आपका दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाकर आपका ये शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होगा दशमलव के 5 अंकों बाद, 1 2 3 4 5। ठीक, समझ गए। ऐसे ही मान लो होता 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 1, तो कहाँ शांत होता? ये 3 तक। ठीक है, ठीक, समझ गए ना। और दूसरा ये भी ध्यान रखना, अगर 5 इंटू 2 के अलावा डिवाइड में कुछ भी यानी 7 है, तो ये आपका प्रसार शांत ही नहीं होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे वो। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा पता होने चाहिए, अल्फा और बीटा वो कि इसके शून्यक हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शून्यक निकालने के लिए हमें इसे 0 पुट करना होगा, कर दिया। अब यहाँ से अल्फा बीटा यानी इसके शून्यक निकालो, फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर करने तो आते हैं ना आपको। चलिए x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -1 आ गई, अर्थात आपका ये अल्फा बोल सकते हैं, इसे अल्फा, इसे बीटा बोल दो। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखो 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू बताओ और 2 बीटा प्लस 1 की वैल्यू बताओ, ये आपके जो नया बहुपद बनाएंगे उसकी वैल्यू हो जाएंगी, उसके शून्य हो जाएंगे। तो इसे अल्फा माना, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या है? 2 है, 2 इंटू -1 प्लस 1। ओके, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और -2 और +1 यानी कि -1। ओके, तो आपका ये नया शून्य आ गए जो आप इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इसे आप मान सकते हैं, चलो अल्फा बीटा उसे मान लिए, चलो मानो मत, ऐसे ही करो। ठीक है, तो आपको ये 2 शून्यक मिल गए। अब बताओ, जब आपको 2 शून्यक पता होते हैं तब हम अपनी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग करना, 5 और -1 यानी कि 5 में से तुमने -1 को ऐड कर रहे हो तो 4 आएगा ना, और ये एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपका ये बहुपद हो गया, 0 हटा दीजिए क्योंकि 0 इक्वेशन के लिए बहुपद आपका ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाती है। नूरी की वर्तमान आयु बतानी, ठीक है। हम मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो हमें सोनू की भी माननी पड़ेगी, सोनू की वर्तमान आयु y, ओके, कोई दिक्कत। अब समझो इक्वेशन लिखो, 5 वर्ष पहले, पहले तो 5 वर्ष पहले घटाओ दोनों में से, x माइनस 5 करो, बराबर का साइन लगाओ, y माइनस 5 करो, कर दिया ना। हम इक्वेशन बना रहे हैं को जो क्वेश्चन में दिए। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी अपने पास नूरी कौन है, ये x की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। ये 3 गुनी है ना, ये चीज़ 3 गुनी है। तो अब इक्वेशन बराबर करने के लिए हमें इससे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। आप सुनो, 10 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 10 इजक्वल टू वाई प्लस 10, ये हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं अभी जो क्वेश्चन में दी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी होगी, मतलब नूरी की आयु दुगनी, ये चीज़ दुगनी है, ये वाला इधर जो लिखी है वैल्यू ये दुगनी है इसकी, ठीक है। तो इसलिए हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी इक्वेशन बराबर होगी, ठीक है। चलिए, तो अब बस इक्वेशन बनानी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 यानी कि माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलिए इसे खोलिए, देखो x माइनस 2y, ओके 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 ओके, ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी कि 10, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। क्या करो, डायरेक्ट कट मार दो, x से x आपका कट जाएगा। इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक कर दिया हमने। ध्यान से देखो, इसमें से इसे कट करोगे तो x x कट जाएगा, चलो नहीं समझ नहीं पाओगे, माइनस 10 x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है, कट किया है हमने। तो कट करने का मतलब है ये साइन चेंज करो, ये साइन चेंज करो, ठीक है, एक्स एक्स कटा, यही बोल रहा था। इससे से कट करो तो माइनस वाई आएगा, इससे से कट करो तो माइनस 20 आएगा। तो बाई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इस वाली इक्वेशन रख दो, एक्स की वैल्यू 10 माइनस प्लस 2 इंटू बाई यानी 20, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50, ओके। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 50 यानी कि नूरी की आयु 50 और ये सोनू की आयु 20। लेकिन हमारा आंसर सही है नहीं सही है, ये बात हम कैसे चेक करेंगे। 50, आओ 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, 45, उसकी कितनी होगी, हमारे अकॉर्डिंग हमने कितनी निकाली है, हमने निकाली 20, तो इसकी कितनी होगी 15। तो ये 3 गुना है, नूर की आयु देखो है नहीं, 15 3 45, ठीक है। 10 वर्ष बाद देखो 60 हो गई इसकी, और इसकी कितनी हो गई 30, तो दोगुनी है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी, क्योंकि उसने सिर्फ नूरी की वर्तमान आयु पूछी जो कि 45 आई, ओके। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल समान है। देखो मूल समान होने की कंडीशन क्या है, मूल समान होने की कंडीशन ये है कि यहाँ पर डी 0 होना चाहिए, ठीक है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, ठीक। इसका आप हमें आंसर बताएं, ठीक है, बस वैल्यू तो पुट करनी, आंसर बता दें। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 63 और अगले 7 पदों का योग 161, प्रथम पद बताइए। चलिए डायरेक्ट जो दिया है वही समझो, प्रथम 7 पदों का यानी S7 का योग दिया है 63, ओके। S7 को कैसे लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 यानी 7 - 1 6 d इक्वल टू 63, ठीक है। तो देखो 7 से काटोगे तो 9 आया, ओके। अब 2 इसमें से कॉमन ले लिया, ऐसे समझिए, ऐसे प्रॉपर सही से लिखते रहे, ठीक है। तो 7/2 और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 3d बचा ना इक्वल टू 63। देखो 2 से ये 2 कट गया, 7 से काटोगे तो 9 आ गया, तो a प्लस 3d की वैल्यू आपकी आ गई 9, ओके, इक्वेशन नंबर 1। चलिए कह रहे हैं और अगले 7 पदों का योग 161 है। अब बताओ 7 पदों का 63 और अगले 7 पदों का 161, तो ये बताओ टोटल ये 14 पदों का योग कितना होगा, S14 का कितना होगा, पहले 7 पदों का योग फिर अगले 7 पदों का योग, यही तो होगा ना। पहले 7 पदों का योग कितना है 63 और अगले 7 पदों का योग कितना है 161, समझ गए ना। तो 14 पदों का योग तुम्हें मिल गया कितना है, कितना है 4 और
छः छः 12, 224। ये कितने का मिला है? S14 का मिल गया ना, समझ रहे हो? तो देखो इसे लिखेंगे 14/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 14-1 यानी 13, d इज इक्वल टू 2 to 4। समझ रहे हैं ना? चलिए तो अब देखिए 2 से इसे कट किया तो आया 7, 7 से इसे कट किया तो 7×3 = 21 और 7×2 = 14 है। तो ये आया 2a + 13 d इज इक्वल टू 32। समझ गए ना? ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब एक काम करिए, इक्वेशन नंबर ये देखो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2a + 6d इज इक्वल टू 18 और इसमें से घटा दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपकी, इसमें से घटा दीजिए। तो देखो ये बचा 13 - 6 इज 7d इज इक्वल टू, ये देखो 12 में से 8 घटाया 4 और 2 में से घटाया 7। तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 2, डी की वैल्यू आपकी आ गई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2, तो एक ही बताओ 9 - 3 × 2, तो 9 - 6 यानी कि 3। तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 3। यही आपको निकालनी थी। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, समझ आया ना प्रॉपर? देखो अगर समझ नहीं आता तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लो, क्योंकि शब्दों पर ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, यदि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 4/3 और प्रथम पद 3/4 है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो देखो एस इन्फिनिटी दे रखा है उन्होंने 4/3, प्रथम पद दे रखा है 3/4, पूछा क्या है? आर बराबर क्या। चलिए हम जानते हैं अगर आर हमारा 1 से छोटा है तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a/1 - आर। एस इन्फिनिटी की वैल्यू 4/3, ए की वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब इसे सॉल्व करना है, आर की वैल्यू जो भी आई वही हमारा आंसर होगा। तो क्या करें, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, ये 4 को नीचे ले आओ, 3/4 1 - आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके 16 1 - आर, ओके इज इक्वल टू 9। ठीक, कोई दिक्कत? तो 16 - 16 आर इज इक्वल टू 9। तो इधर देखो 9 इधर आ गया, तो 16 - 9 इज इक्वल टू 16 आर। ओके, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 16 आर। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 7/16। ओके, तो आर की आपकी यही वैल्यू हुई, 1 से छोटी है, होनी भी चाहिए। तो ऑप्शन कोई है नहीं है, लेकिन हमारा आंसर सही है। ई की जगह लिख दो 7/16 और इसे सही कर दो। ठीक, समझ आया ना प्रॉपर? अच्छे से समझ आया? करते क्या है, ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले में वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू निकालिए। यदि log 10 2 इज इक्वल टू a, log 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू b, log 7.2 टू द बेस 10 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो 7.2 की बतानी है, तो 7.2 को हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई, मतलब ऐसे 72/10 लिख सकते हैं ना, 72/10 लिख सकते हैं, बस यही समझ गए। अब आइए थोड़े से फार्मूले लगाएंगे और काम करेंगे। log 10 7.2 को हमने लिख दिया 72/10, यही तो अभी बताया था। समझ गए ना? इतना तो समझ गए। चलिए तो अब देखो ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा? log 72 माइनस log 10 टू दी पावर 10 टू दी, मतलब log 10 बेस टू दी 10। ठीक है, समझ गए ना? तो देखो log 10 72 के फैक्टर करो, किस किस में? 2 में और 3 में, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू बताई उन्होंने। ठीक है, तो इक्वल टू 9 × 72 यानी 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 और 2 दी पावर 3। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 2। 72 को लिखा है हमने, और log 10 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, इतना समझ आया? चलिए अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो एडिशन होगा, यानी कि कह सकते हो log 10 टू दी पावर 3 और प्लस log 10 3 टू पावर 2 -1। अब देखो m टू दी पावर n ये आगे आ जाएगी। ठीक है, log 10 2 प्लस 2 log 10 3 -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू दोनों एक साथ देख लेना। log 2 की वैल्यू a, log 3 की वैल्यू b, क्वेश्चन में दी है। ठीक, log 2 की वैल्यू थी a और log 3 की वैल्यू थी b -1, तो क्या आ गया 3a + 2b -1।
समझ आया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा बराबर 1/√1/7 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करोगे, यहाँ से देखो आप क्या निकाल सकते हो, सब में स्क्वायर है तो हम tan स्क्वायर की ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/7 आ गई। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। क्यों हमने निकाला कॉट, क्योंकि यहाँ कॉसेक है और सेक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों की वैल्यू पता है कॉट और tan की, इसीलिए अभी हमने निकाली हुई थी। तो अब बस रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी भी वैल्यू रखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7। सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 7। ठीक, अब वही नीचे भी सेम लिखा है लेकिन साइन प्लस का है, यानी कि 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1/7। ठीक, सेम चीज़ लिखी थी बस बीच में प्लस था। तो ये हुआ 8 माइनस 7 1 7 और 8/7। ठीक, ये हो गया 8 प्लस 8/7। ओके, तो देखो 7 तुमने एलसीएम लिया, 7 से 7 कट गया, तो 8 7 56 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 7 56 प्लस 8। अब तुम सोच रहे 7 कहाँ गया, वो कट गया क्योंकि एलसीएम में था। तो इसे काटोगे तो 16 में से 8 घटा है तो 8 बचेंगे, यानी कि 48। और इसे जोड़ोगे तो 8 से 14 यानी कि 64। ठीक है, तो आप इसे काटो 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 चक 16, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ गया। है कोई ऑप्शन, है ऑप्शन नंबर। तो कैसे हमने tan कॉट निकाला, ये देखो क्वेश्चन में हमें बताया था कि स्क्वायर में वैल्यू है, एक कॉसिक स्क्वायर एक सेक है, तो tan के मतलब कॉसिक के फार्मूले में tan कॉट आता है और सेक के फार्मूले में tan आता है। तो इसलिए हमने tan और कॉट की वैल्यू निकाली। ये दोनों सर्वसमकाएं हैं, याद हो जानी चाहिए। एक और होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक जहाज के डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊपर खड़ा है, ये क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि हमने ऊंचाई दूरी के इतने क्वेश्चन करा दिए कि अब आपसे ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 tan थीटा ये भी आप ही कर लेंगे। अगर आपने वो त्रिकोणमिति की वो हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो देखी हुई तो ये क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष, हाँ ये हम कराते रहे। त्रिभुज के शीर्ष 2,3 4,5 6,1 त्रिभुज का प्रकार बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का प्रकार कैसे बताएंगे, ये कह रहे हैं समबाहु। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं समान, तो हमें भुजाएं यानी साइड्स कैलकुलेट करनी ही होंगी। ठीक है, तो हमने ए माना 2,3, बी माना 4,5 और सी माना हमने 6,1। ओके, पहले हमें ए बी कैलकुलेट करके बताओ, फिर बी सी कैलकुलेट करके बताओ, फिर सी ए कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर सेम आ रही है तो समबाहु, दो की वैल्यू सेम आ गई समद्विबाहु। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं अपने। x1 माइनस x2 करते हैं यानी 2 माइनस 4 यानी 2, 2 माइनस 4 यानी -2, उसका भी स्क्वायर करेंगे 4। डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, फिर से समझ। क्या करते हैं फार्मूले में, x1 माइनस x2 करते हैं। ठीक है, किया, x1 ये x2 ये, 2 माइनस 4 किया -2 है, उसका स्क्वायर करते हैं यानी -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर किया। ठीक है, देखो 4 प्लस 4, ठीक, यानी कि 2√2, मतलब 8 करोगे तो 8 को 2√2 लिख सकते। ठीक, समझ आया इतनी बात। BC करो, BC में भी यही करना है, x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस x यानी -2 का स्क्वायर। ओके, प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 1 यानी 4, 5 माइनस 1 यानी 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आया देखो, 2 दूनी 4 और ये 16 यानी 20। ठीक है, 4 इंटू 20 यानी 2, ऐसे समझिए, ये आया ना √20। देखो 4 प्लस 16 20 आया, और इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 5। अब सोच रहे हैं आप कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे 20 को लिखोगे 2 इंटू 5। ठीक है, तो इन दोनों का पेयर बन गया, इसलिए इसे बाहर निकाल लिया और वो रूट में ही रह गया। ठीक, ये समझ आया ना, इसलिए ऐसा किया था। ओके, BC की वैल्यू आपको ये मिल गई। CA की वैल्यू निकालो, CA यानी x1 माइनस x2, 6 में से 2 कट किया तो आया 4, 4 का स्क्वायर। ओके, प्लस
बाई वन माइनस बाई टू, वन में से थ्री कट किया, आया टू, टू का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आया, ये भी अंडर रूट 20 बना, तो इसका मतलब ये क्या बना, 2√5, ठीक। तो देखो दो भुजाएं आपकी सेम आ गई, दो भुजाएं सेम आ गई मतलब समझ पाओ, लेकिन एक सेकंड रुक जाना, क्या आपने ये नहीं देखा है क्या, ये भुजाएं सेम होती हैं और ये समकोण त्रिभुज भी बन जाता है, बन जाता नहीं बन जाता, बताओ, बन जाता है ना प्रॉपर। हाँ, तो इसीलिए हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है, इस कंडीशन में है नहीं, लेकिन चेक कैसे करोगे, चेक करने का बस एक ही तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। इन सब में बड़ी भुजा कौन सी है, इन सब में बड़ी भुजा कौन सी है, 2√5, ये दो बार आ गई, इसलिए सम मतलब समकोण नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये वाली भुजा सबसे बड़ी हो जाती तब आप समकोण त्रिभुज चेक कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। कर जरूर लेना ध्यान से, वरना दिक्कत हो जाएगी। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30, ये देखिए 30, इसका परिमाप 30 और इसका परिमाप 20, ठीक, इसका परिमाप आपका 20 है, इसका परिमाप 20 है, ओके, परिमाप 30 और इसका परिमाप 20, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12, मान ले रहा ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर और ये इस दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा का मतलब समझते हैं, जो भुजा मतलब बराबर हो रही है, मतलब जो जो संगत, कहने का मतलब जो समरूप हो रही है वही भुजा बतानी है। हम मान ले रहे हैं ये वाली हो रही है जो कि एक्स है, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी होती है समरूप त्रिभुज की, उनके परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो देखो परिमाप है 30 पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का 20, तो उसके पहले त्रिभुज की भुजा संगत 12, दूसरे त्रिभुज की हमने माना एक्स, बता दोगे, ये सेम अनुपात होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 12 × 20 / 30, ठीक है, कोई दिक्कत, ये कटा और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपकी आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये देखिए ऐसे कोई वृत्त है और ये वाला ऐसे कोई वृत्त है, ये ऐसे टच कर रहे हैं, इनके सेंटर के बीच की दूरी पूछ ली, हमने मान लिया इसका इसका R1 है और इसका R2 है, ठीक है। तो यानी R1 + R2 की वैल्यू बतानी है ना हमने, उनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं बतानी है, यानी R1 और R2 अलग अलग बताने हैं। दे क्या रखा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी R1 + R2 की वैल्यू दे रखी 14, ठीक है। और क्या दे रखा है, उनके क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल पहले वाले का कितना आएगा, πr1² प्लस दूसरे वाले क्या आएगा, πr2², कितना दे रखा है 130 पाई, पाई पाई कॉमन लिए, पाई तीनों जगह से कट गया, तो r1² + r2² बराबर 130। तो देखो r1², r2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं 14 - r1, 14 - r1 इसका स्क्वायर बराबर 130, तो r1² प्लस इसका स्क्वायर खोल रहे हैं 196 प्लस r1² माइनस 28 r1 = 130, समझ आया इतनी बात, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो देखो r1² जोड़ के 2r1² हो गया, ओके, माइनस 28r1, ओके, और ये देखो इधर लाएंगे इसे तो कटेगा, ठीक है, 130 को इधर लाएंगे तो 6 प्लस का बचेगा, 9 में से 3 कट किए 6 और 1 में से 1 0, ठीक है, इतना समझ आया। 2 हर जगह से कॉमन ले लो और काट दो, r1² माइनस 14r1 प्लस 33, ठीक है, = 0। अब देखो फैक्टर करने हैं, r1² माइनस 11r1 माइनस 3r1, क्योंकि 11 × 3 = 33 होते हैं और 11 × 3 = 14 होते हैं, ठीक, प्लस 33 = 0, आया समझ। चलिए तो देखो r1 कॉमन लोगे तो r1 माइनस 11, ओके, माइनस माइनस 3 कॉमन लोगे तो r1 माइनस 11, ओके, = 0। तो r1 की वैल्यू 11 और r1 की वैल्यू 3, ठीक, r1 की वैल्यू अगर तुमने 11 रखी, r1 की वैल्यू अगर तुमने 11 रखी तो r2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 - r1, यही तो था ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा समझ लीजिए। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो क्या थी, r1 + r2 = 14 है, ठीक है, यही बोल रही थी ना। तो देखो r1 की वैल्यू 11 ली तो r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, r1 की वैल्यू अगर 3 ली तो r2 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 और 3, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 11 और 3। तो कोई ऑप्शन है नहीं है, लेकिन हमारा आंसर सही है, लेकिन चेक कैसे करें,
एक बार चेक कर लेते हैं क्या अब तक गलत हूँ। तो देखो R1 की वैल्यू हमने निकाली 11 और 3, यही हम मान के चलते हैं आंसर। तो 11 3 जोड़ने पे 14 आए तो ठीक है, पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन ठीक करो, मतलब ये स्क्वायर वाली, ये R1 का स्क्वायर यानी इसका करो 121, R2 का स्क्वायर यानी कि 9, 100 कितना आ रहा है 130। तो ठीक है, हमारा आंसर ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। तो क्या करें, यहाँ एक ऑप्शन जोड़ दो, ई ऑप्शन लिख दो 3 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसे टिक मार दो। समझ गया ना। चलिए, कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा यदि 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता हो। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। एक नहर है, नहर में इतना पानी बह रहा है इतनी स्पीड से, ठीक है, उससे पानी डायरेक्ट तुम्हारे खेत में जा रहा है। अब खेत का क्षेत्रफल पूछा है, यानी खेत तुम्हारे कितने बीघा है, कितने हेक्टेयर है, कितने मीटर स्क्वायर है, वही पूछा है। यदि तुम्हें उस खेत में 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता है, ठीक, समझ गए ना, समझ गए। देखो वॉल्यूम का एक फार्मूला ये भी होता है, ए इंटू एच। ए मतलब क्षेत्रफल इंटू हाइट, क्षेत्रफल इंटू हाइट, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, ये आपको पता होगा आई थिंक, नहीं पता है तो समझ लीजिए, बी बराबर ए एच भी होता है वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। आयतन निकालने का फार्मूला क्षेत्रफल इंटू हाइट, ओके। चलिए, खेत का फार्मूला, तो खेत में कितना पानी गया है, खेत में आपके कितना पानी गया है, हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। कैसे, बी बराबर ए इंटू एच से, अर्थात हमें चाहिए ए चाहिए ना, तो बी अपॉन जितना पानी गया, जितना पानी गया उसकी डिवाइड कर दो एच से, यानी कि 8 सेंटीमीटर से, तो हमें मिल जाएगा आपका एरिया। यहीं से एरिया हम कैलकुलेट करने वाले। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी, क्योंकि हमें बी ही तो नहीं पता, एच तो पता है ना, एच तो पता है ना, जो कि है 8 सेंटीमीटर, हमें बी चाहिए। बी कैसे पता लगेगा, यानी हम ये कैसे पता लगेगा कि हमारे खेत में पानी कितना आया, समझ रहे हैं ना, ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगाएं। तो देखो नहर जो है 30 मिनट तक तुम्हारे खेत में खुली है, अब नहर से 30 मिनट में पानी कितना आएगा, बस यही पता लगाना। चलिए, इसका कलर चेंज करते हैं और काम करते हैं स्टार्ट, इससे देखते हैं, ठीक। देखो 6 मीटर चौड़ी आपकी जो नहर है वो 6 मीटर चौड़ी हो गई, 1.5 मीटर गहरी, अगर इसे ऐसे उठा दें तो ये 1.5 मीटर गहरी, ये ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, और ये 1.5 मीटर गहरी, यानी कि 1.5 मीटर है। ये ऊपर है, ऊपर हाइट, ठीक है, डेप्थ 1.5 मीटर गहरी, ओके। नहर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, यानी 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से पानी बह रहा है। 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई। अब ये बताओ, इतनी स्पीड से बह रहा है, तो ये बताओ 30 मिनट में, यानी कि 0.5 घंटा में, 5 घंटा में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी पानी ने, 0.5, 1 घंटा में 10, तो आधे घंटा में कितनी, 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा ना, समझ रहे हैं ना बात को। 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी ट्रेवल हो रहा है, तो आधे घंटा में 5 किलोमीटर, अर्थात ये हमारी लेंथ हो गई 5 किलोमीटर नहर की, ठीक है। ये बोल सकते हो हम प्रॉपर नहर की वॉल्यूम ही निकाल दे रहे हैं पानी की, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की, हमारा काम किलोमीटर से चलने का नहीं, मीटर मीटर तो हमें इसे भी मीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5 मतलब 1000 से गुणा कर देंगे, समझ गया ना। अभी देखो बन गया ना प्रॉपर, ये प्रॉपर क्यूब टाइप बन गया, यानी कि इसकी वॉल्यूम निकालोगे एल इंटू बी इंटू एच, ठीक। लेंथ आपकी 5000 हो गई, बी आपकी यानी विथ आपकी 6 हो गई, एच आपकी 1.5 हो गई, ये आपकी वॉल्यूम हो गई। ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गई साहब, ठीक है। अब इसी वॉल्यूम को हम यहाँ रख दे रहे लाके, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइड बाई एच, 8 सेंटीमीटर साहब, क्या लिखा है 8 सेंटीमीटर, और ये हम किस में ला रहे हैं, ये हम ला रहे हैं मीटर क्यूब में। किस में लाए थे यार, वॉल्यूम किस में लाए थे, मीटर क्यूब में, और तुम यहाँ 8 लिख दो, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, यूनिट सेम करो। तो 8 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, कैसे डिवाइड करोगे, 100 से, 8 डिवाइडेड बाई 100, 8 डिवाइडेड बाई 100, समझ गए ना, तभी तो ये मीटर बनेगा, तभी तो ये मीटर बनेगा, ठीक है। तो अब इस 100 को ऊपर ले गए, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखना, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है ना। तो बस अब हो गया क्वेश्चन। तो देखो ये जी, ये हटाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब बस क्या करना, 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक। और देखिए
4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ठीक। और 2 से काटोगे तो 2500। अब ध्यान से देखना, 2500 इंटू 3 इंटू 15 है इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया, तो कैसे करें, किसकी करें पहले। 5 दिया 15, मतलब जो इजी पड़ जाए। चलिए 5 दिया 15, 15 15 की 225, 225 की 2500 से करनी है, ठीक है। चलिए तो डबल जीरो यहाँ रख दे रहे, 25 पंजे 125, कैरीज 12, ठीक है। 25 दूनी 50 में जोड़ 62 यानी 6 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 56, ठीक है। तो आपका 56 25 डबल जीरो ये आया, ठीक। किस में आया, मीटर स्क्वायर में आया, ठीक है। किसमें, मीटर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन कोई सही है, 56 56 25 डबल जीरो, 56 25 डबल जीरो मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। लेकिन ये हेक्टेयर दिया है ना, हेक्टेयर, हाँ ये तो देखो ये भी सीख ही लो ना। 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करके दिखाना, इस वाली को जो हमारा आया है, ठीक है। हमारा एरिया आया 56,2500 मीटर स्क्वायर। इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड मानना होगा, ठीक है। 10,000 से डिवाइड मानना होगा, तो अब ये हमारा हो जाएगा हेक्टेयर में, इस मीटर को हटाओ, अब ये हमारा आ जाएगा एरिया हेक्टेयर में। तो जो 1 2 3 4 5 10,000 होता है, 1,000 होता है, आंसर कितना है 56.25 है। तो देखो ये चीज़ सीख लेना, इम्पोर्टेंट है। एक 1,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 56.25, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यही होता है आपका, वही होता है 10,000, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन में यही होता है, ठीक है। तो 26.25, 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 25 के बाद पॉइंट, ठीक है। 56.25 हेक्टेयर आपका एरिया हेक्टेयर में आ गया, 56.25 हेक्टेयर। ये इनमें से इम्पोर्टेंट बात कौन सी, इम्पोर्टेंट बात यही है कि यह याद कर लेना कि 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक। कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि यूनिट कन्वर्जन पूछे जाते हैं, ठीक। समझ आया, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। 3 मीटर व्यास वाला, ले लीजिए, 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं, कुआं तो बेलनाकारी होता है ना, 14 मीटर गहरा यानी 14 मीटर, और व्यास कितना है इसका, व्यास कितना है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर, इस इससे निकली मिट्टी को इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई का इन्होंने चबूतरा बना दिया। चबूतरे की ऊंचाई बतानी है, इस टाइप से कोई चबूतरा इन्होंने बना दिया, ठीक है। मतलब ये चारों तरफ फैला हुआ है, ये बोल सकते हो, ठीक है। चबूतरा बना दिया, ये मिट्टी भर दी इसमें, फिलिंग कर दी। चबूतरे की ऊंचाई बतानी है, यानी हाइट बतानी है आपको, ठीक है। और वृत्ताकार चबूतरा बनाया है, ठीक, हो जाएगा। क्या करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। पहले वॉल्यूम निकालो, कितनी मिट्टी हमने इस कुएं से निकाली है, चलिए निकालते हैं। मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन मतलब वही जो खुदाई की है, खुदाई क्या बेलनाकार रूप में हुई है, तो पाई, बेलनाकार का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर हमें पता ही नहीं है, 3/2 है ना हमारा, ये तो व्यास है, आर हमारा 3/2 हो गया, इसका स्क्वायर करो, एच कितना है 14 मीटर, ठीक है। तो कितने आया, तो पाई इंटू 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 14, ओके, इतना आया। तो ये 2 से काटोगे 7 आया, 9 सत्ते 63, 63 पाई, 63 पाई 9 सत्ते 63 पाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। 63 पाई डिवाइड बाई 2, ये आपका वॉल्यूम आ गया मिट्टी का। तो यही बाहर क्षेत्रफल का रूप लिए, चबूतरे का रूप लिए यही मिट्टी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 4 मीटर चौड़ाई के वृत्ताकार चबूतरे के रूप में समान रूप से फैलाया गया।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 4 है ना। यही तो 4 मीटर चौड़ाई में फैलाया गया है, ये 4 है ना, 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है, 4 मीटर में फैलाई गई है, और ये भी 4 ही है, ठीक है, 4 मीटर में फैलाई गई है ना। तो अब देखिए ये कुछ ऐसी शेप लेते जा रहा है, ये आपका कुएं का व्यास हो गया, कुएं का वाला, और ये इसके चारों तरफ ये ऐसे मिट्टी फैली हुई है, ये आपका 3 हो गया नहीं, ये आपका कितना है, 4 है, और ये भी आपका कितना है, 4 है। अब बताओ छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, मिट्टी कहाँ है, ये इसमें नहीं है मिट्टी, मिट्टी यहाँ है, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे, समझ रहे हो ना। तो मिट्टी यहाँ है, तो पहले तो इसका एरिया ही निकालो, इस वृत्त का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना होगा। बड़े वाले का निकालने के लिए पहले उसका व्यास पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, 4 3 7 7 3 11, तो इस पूरे वाले का यानी बड़ी वाली त्रिज्या कितनी हो गई, अरे बड़े वाले वृत्त का, चलो त्रिज्या बताते हैं, 4 3 7 7 4 11 व्यास हुआ, त्रिज्या होगी 11/2 मीटर, ठीक है। स्मॉल वाले की जो अभी थी, जो कि कितनी थी, 3/2, ठीक है। तो अब ये इस चबूतरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, चबूतरे का क्षेत्रफल निकालना है अभी, क्षेत्रफल, चबूतरे का क्षेत्रफल आ गया बड़े वाले वृत्त का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का, ये वृत्ताकार है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक, यही तो होगा। पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर, आर क्या है, 11/2 का स्क्वायर करो, ओके, माइनस छोटे वाले आर 3/2 का स्क्वायर करो, ठीक, समझ आ रही है ना इतनी बात। चलिए तो देखो पाई बाहर, इसका स्क्वायर करोगे 1 2 1, और इसका करोगे 4, माइनस इसका करोगे 9, इसका करोगे 4, ठीक है। तो पाई बाहर है, 4 एलसीएम है, 121 में से 9 जब तुम कट करोगे तो आएगा आपका 211, ठीक है, यही आएगा ना। हाँ, तो इसे काटोगे तो आएगा आपका, तो 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, यानी कि 28, आपका ये आ गया 28 पाई, ठीक है, 28 पाई, ये सही की है ना, 28 दूनी 56, हाँ ठीक, 28 पाई क्या, मीटर स्क्वायर, ये क्या आया, एरिया आया उसका चबूतरे का। अब बताओ मिट्टी उसमें कितनी पड़ी है, वॉल्यूम बराबर, वही वॉल्यूम बराबर होता है ए इंटू एच, ठीक है, ए इंटू एच होता है। वॉल्यूम हमारी अभी कितनी निकाली थी हमने, देखो वॉल्यूम हमने कितनी निकाली है, 63 पाई/2, 63 पाई/2, एरिया कितना आया है 28 पाई, एच हमें बताना है, ठीक। तो पाई से पाई कैंसल आउट हुआ, 63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 28 इक्वल टू एच, तो 7 चौके 28, 7 नेम 63, ठीक है। तो एच की वैल्यू आ गई आपकी, आ गई 9/8, तो इसे करोगे 8 एकम 8, और पॉइंट लगा 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1.125 मीटर है ऑप्शन, निकल आइए भाई। तो आपका इसमें से तो कोई नहीं है, 1.125 तो नहीं है, लेकिन 1.2 है ना, इसे लगा दें, यही सही होना चाहिए फिर, ठीक है। बताओ कॉन्सेप्ट यही है, कोई मिस्टेक्स हमें नज़र आ नहीं रही है। 8 एकम 8 बच्चा 1 0 बढ़ाया, और देखो ये इस तरह एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, 8 है ना, 8 के 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 की पावर 0 हो गया, तो पॉइंट के बाद कितने दशमलव अंक आएंगे, 1 2 3 जाएंगे, और वही देखो 1 2 3 आए ना वही जो पहला क्वेश्चन था अपना। तो ठीक है, अगर आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नज़र आए तो आप हमें बता देना, अपनी नज़र में मैंने इसे सही ही किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये समझ आया ना प्रॉपर, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकला ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप करिए, ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, हमने इस स्लाइड में जो क्वेश्चन रहे होंगे वो हार्ड रहे होंगे या फिर रिपीटेड रहे होंगे, इसलिए इसे लगाया। इसे आप करके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका जरूर बताइए, ठीक है। ये ये है मज़ेदार क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आंसर करो कमेंट बॉक्स में।
कमेंट करो, इसका जरूर से करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से करना, स्पेशली अंकित, सौरभ, पायल और नितिन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपसे मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर से करें, बिना बिना इंटरनेट की हेल्प लिए, ठीक है, बिना इंटरनेट की हेल्प लिए, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है। चलिए, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरी कंचे हैं, ठीक है। डिब्बे में याद से एक कंचा निकाला जाता है, इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन। ना होने की प्रायिकता पहले तो ये निकाल लो, ना होने की प्रायिकता मतलब हरा ना हो तो क्या हो सकता है वो निकाल लो, ठीक है। या हरा ना होने की प्रायिकता मतलब हरा होने की प्रायिकता निकाल लो, फिलहाल आप कर लेंगे, ठीक है, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं। एक दुकानदार सिलाई मशीन पर 10% नकद छूट देता है, यदि अंकित मूल्य 4500 और उसे 20% लाभ होता है तो क्या? इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं, ठीक। देखो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। तो देखो छूट कितनी मिली, छूट छूट आपको मिली है रुपए, यानी अंकित मूल्य पर ही मिलती है, यानी 4500 का 10%, ये आपकी छूट है, ठीक है। 4500 का 10%, यानी कि 4500 और 10/100, यानी कि ये रुपए 450, 450 आपकी छूट मिली। विक्रय मूल्य कितना आएगा, देखो विक्रय मूल्य बेचा तो उसी ने उसी में है ना, अंकित मूल्य पर उसने इतनी छूट दे दी तो बेचा कितने में, अंकित मूल्य पर, यानी एमआरपी पर आपको इतनी छूट मिल जाए, ये एमआरपी पड़ी है और इतने की छूट दे दे दुकानदार, तो कितने में खरीदी आपने, 4500 माइनस 450, दुकानदार ने कितने में बेची, इतने में, समझ रहे हो, 4050, वही बचेगा ना 450, 4050, तो ये विक्रय मूल्य आया, समझ रहे ना। अब हमें मान ले रहे, माना क्रय मूल्य एक्स है, माना क्रय मूल्य बराबर एक्स, अब उसे 20% लाभ हो रहा है, इतने पे बेचने पर भी 20% लाभ कमा गया। तो अब बताओ, लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा परसेंट, लाभ हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, एक्स का 20%, यही तो लाभ है। तो एक्स इंटू 20/100, यानी कि 5, एक्स बाई 5 रुपीज का लाभ हो गया उसे। अब बताओ विक्रय मूल्य कितने का हुआ, तो फिर विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होगा ना। देखो क्रय मूल्य हमारा कितना है, एक्स है, लाभ कितना है, x/5 है, समझ रहे हैं ना। विक्रय मूल्य कितना अभी हमने निकाला, 4050, ठीक, समझ गया ना। तो देखो 5×6x/5 = 4050, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपको 6x की वैल्यू मिल जाएगी 0×25 और 5×20, सही किए क्या, सही किए, 0×25 5×20, 4×20, 5×25, ठीक, 5×20 सही किया है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20, 25, 0 / 6, काटो, 6×3 = 18, ओके, और ये बचा 22, 6×3 = 18, अगेन बचे 4, क्या हो रहा है, इतनी टफ होनी नहीं चाहिए। चलिए 6 से नहीं काटते हैं, 2 से काटते हैं, काहे का लोड लेना, 2 3, ओ इसे ही मिटा दिए, 2×3 = 6, इसे काटा था 0, 125, ठीक है। अब 3 से काटते रहे, 3×3 = 9, और बचा 3×3 = 9, 2 बचे, 3×7 = 21, 1 × 3 = 15, यानी 3375 रुपये आपका क्रय मूल्य, यानी एक्स की वैल्यू आ गई तो 3375, देखो है कोई आंसर, 3375, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। समझ आया क्वेश्चन, इजी था। कोई राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, वह राशि है, देखो माना वह राशि पी है, माना वह राशि यानी मूलधन वह राशि पी है, वह राशि पी है, ठीक है। तो कितनी हो जा रही है, 5832, यानी कि ए बराबर 5832, यही तो हो रही। आर कितना है, 8%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी मिनट, टाइम कितना है, यानी कि टी या एन बोल दो, 2 वर्ष, ठीक है। वह राशि पूछ रहा है, तो हम फार्मूला जानते हैं, ए बराबर P1 + R/100, ये बड़ा आर लिख दो, टू दी पावर n, ठीक है। तो ए कितना है, 5832, ठीक, इक्वल टू पी तो हमें कैलकुलेट ही करना था, 1 + 8/100, ठीक है, टू दी पावर 2,
तो पी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। इसे काटोगे तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, इसे 25, क्या है 27/25, 2 बार आएगा ना, टू दी पावर 2 है तो 2 बार ऐसे ही लिख दे रहे खोल के प्रॉपर, 27/25, ठीक है। ब्रेक लगाने की कोई नीड नहीं थी, फिलहाल लगा दिया। तो 58/32, ठीक है। डायरेक्ट पी की वैल्यू लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये 25 मल्टीप्लाई में जाएंगे, यानी 58/32 × 625, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 625 आता है, और 27 को ऐसे ही रहने दिया, ठीक। क्योंकि ये कटेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे आंसर सारे इंटीजर में हैं, तो कटना तो पड़ेगा इनको। तो देखो 9 से काटो, 9 3 27, और देखो 9 से काटो, 9 6 54, बचे 4, और 9 7 9 9 क्या कर रहा हूँ, 9 6 54 बचे 4, 9 9 6 54, क्या कर, 9 चौक 36, और 36 में फिर कितने बचे, क्या कर दिया। ओके, फिर से करते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती, मिस्टेक नहीं थी, दिमाग पे से उतर गई बात। 9 9 से काटा, 9 चौक 9 छक 54, ओके, बचे 4, 43 हो गए, तो 9 चौक 36, ठीक है, 36, अच्छा तो 9 8 72, ठीक है। अब फिर से काटो, 9 3 27, 9 8 72, नहीं नहीं, 9 9 7 63, ठीक है, और 9 दूनी 18, ठीक, और 3 3 9 होते हैं, और 9 8 72 होते हैं, ठीक। तो 8 की 625 से मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, और 16 और 4 20, 8 छंग 48, 48 और 2 50, यानी 5,000 रुपये आया। अब इसमें से कुछ अननेसेसरी चीज़ें हटा दे रहे, ठीक, समझ गए ना। तो आपका आंसर आया, पी की वैल्यू आई 5,000 रुपये, ठीक, कोई दिक्कत, आंसर होना चाहिए। चलिए, ये होगा आपका आपका मैथ का सेक्शन खत्म, ठीक है। आइए फिजिक्स करते हैं। देखो शक्ति का मात्रक एज यू नो वाट होता है, ठीक। तो जूल किसका मात्रक है, जूल ऊर्जा बोल सकते हो, ठीक है, कार्य बोल सकते हो। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है भाई साहब। पास्कल दाब का मात्रक है जी, ठीक। गति के समीकरण मान्य है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। एक समान वेग के लिए मान्य है, एक समान त्वरण के लिए मान्य है, असमान त्वरण के लिए, किसी भी गति के लिए। जब आपने गति की समीकरण पढ़ी थी ना, तो क्या क्या उस चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम क्या था, उस चैप्टर का नाम क्या था, सरल रेखा में गति था ना, सरल रेखा में गति। तो देखो गति की समीकरण मान्य होती है एक समान त्वरण के लिए, ठीक है। असमान त्वरण के लिए हम कैलकुलस का यूज करते हैं, कैलकुलस, ठीक है। इन्हीं इक्वेशन में कैलकुलस लगा देते हैं, समझ रहे। तो एक समान त्वरण होगा तभी गति की समीकरण आप मान्य करोगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान वस्तु, उधर लिख दिया, वस्तु का संवेग है। तो संवेग यानी P बराबर होता है एम बी, एम की वैल्यू कितना है 10, बी की वैल्यू कितना है 5, तो 50, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 50, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। सिर पर सामान ले जाने वाला कुली कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। हम जानते हैं W बराबर होता है F × S cos थीटा। अब देखो ये सिर पर ले जाने वाला बल्लू जो कुली है वो आपका फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, यानी ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम कर रहा है, और चल रहा है क्षैतिज, यानी ये अपने क्या बोलते हैं उसे, चलो क्षैतिज चल रहा है, सीधे चल रहा है, तो ये एंगल कितना बना 90 डिग्री बना। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। F × S, तो W आपका कितना आया 0, ठीक है, समझ गया ना। कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य मतलब 0 कार्य करता है, क्यों करता है, क्योंकि बल और विस्थापन लंबवत होते हैं। ये आपका बल हो गया, और ये आपका विस्थापन। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति का कारण है, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति का कारण है अभिकेंद्रीय बल, जो कि मिलता है इसे गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पर उसका भार 1/6 होता है, यानी कि 100 न्यूटन। 1/6, 600 का 1/6 करोगे तो क्या आएगा, 100 न्यूटन आएगा ना। एक वस्तु का ताप
डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में इसका मान देखो C/5 इक्वल टू F-32/9, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब निकाल लीजिए। इसका मान सेल्सियस पूछा नहीं, सी की वैल्यू भी पूछ रहे हैं, तो एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी 122, 122 माइनस 32 करोगे डिवाइड बाई 9 और ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, काटो, 0 और 12 में से 3 घटाए बचेंगे आपके 9, 9 3 12 होते हैं, डिवाइड बाई 9 इंटू 5 यानी कि 10 और 50 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, इसका प्रतिरोध आर बराबर होता है B² R। ठीक है, वैसे हमें पता है P बराबर BI होता है, P बराबर B क्या कर दिया B² P, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखो P बराबर BI होता है, हाँ होता है सर जी, तो हमें क्या दिया है, आई की वैल्यू दी नहीं, तो आई को रिप्लेस करेंगे। आओ ओम के नियम पे आओ, क्या होता है B बराबर IR होता है, आई को रिप्लेस करो, B बराबर आई, यानी आई की वैल्यू हम रख सकते हैं B/R, तो यहाँ हमने आई की वैल्यू रख दी B/R, तो हमारा क्या बना P बराबर B²/R। तो ठीक है, वहीं से इस चीज़ को उठाया गया है, तो R की वैल्यू B², B कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 0 0 ये कट गया, 22 22 का 484 होता है। ठीक है, यानी B की वैल्यू आपकी 484 ओम आ गई। ये समझ आया ना? क्या क्या इसमें समझने में क्या था, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, कौन सा P बराबर BI का और ये ओम के नियम का। वहीं से आप इस फार्मूले को बनाओगे, फिर वैल्यू रखोगे, आंसर मिल जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत आपका विद्युत जनत्र में काम करता है। ठीक, विद्युत हीटर आपका विद्युत ऊष्मा के नियम पर काम करता है। विद्युत मोटर आपका जो है वो क्या करती है, विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ईट पर नाच में। कैसे नाच, तो E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, ठीक है, और R फॉर रदरफोर्ड। ठीक है, फोर्ड, N फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और च फॉर चैडविक। तो कौन है आपके चैडविक। ओके, मीथेन अणु की ज्यामिति, मीथेन अणु की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है और sp3 चतुष्फलकी होता है। ठीक, धोने का सोडा रासायनिक रूप से है, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यानी Na2CO3.10H2O। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोडियम अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, कैल्शियम भी ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड। सोना आपका फ्री अवस्था में, सोना के साथ साथ आप बोल सकते हो चांदी, और आपका प्लेटिनम एक धातु होती है प्लेटिनम, वो भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, मुक्त अवस्था मतलब आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे मतलब सोडियम, जैसे सोडियम आप खोजने जाओगे तो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसे खोजने जाओ तो ऐसी चांदी मतलब मिल जाएगा, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी, कहने का अशुद्धि होंगी लेकिन मुक्त अवस्था में होंगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो समझिए एग्जाम्पल ले लो, CH2 असंतृप्त लेते हैं, CH2 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। असंतृप्त मतलब संतृप्त वो होते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, तो असंतृप्त हो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ेगी तो बताओ, H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ गया ना, ये क्या हो गया, ये संतृप्त बन गया। असंतृप्त में हाइड्रोजन से क्रिया कराए, संतृप्त बना दिया लो, यानी योगात्मक, ये जुड़ गया ना, योग हो गया ना। कमरे के ताप पर द्रव अधातु है, ध्यान रखना अधातु, और वो भी लिक्विड, वो भी रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन है। और वहीं पूछ लेता धातु, वो भी लिक्विड, वो भी रूम टेम्परेचर पर, पारा होती। pH 7 बिलियन माना जाता है, ऑफकोर्स उदासीन। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है, उत्पाद नहीं उत्पाद। एथेनॉल, एथेनॉल मतलब CH3CH2OH को गर्म कर रहे हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 की उपस्थिति में, यही तो कर रहे हैं। तो होता क्या है,
बनने वाला उत्पाद क्या है? क्या बनेगा? H2। हाँ, तो इसकी उपस्थिति में जो होता है आपका पानी बाहर निकल जाता है, अर्थात इस रिएक्शन को निर्जलीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, निर्जलीकरण भी बोलते हैं। तो बताओ H2 निकल गया, बचा क्या? सी, देखो H2, दो H तो निकल गए, एक यहाँ से निकल गया और ये वाला निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? इथीन, ठीक है, ये गैस होती है, गैस, इथीन गैस, ये आपकी निकलती है, समझ गए ना? निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क हेमेटाइट, बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का अयस्क। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये आपके 40 क्वेश्चंस रहे, स्कोर आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, और आपको जरूर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये हमारी विशेष है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।